नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्रिवेदी में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अंबानी परिवार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से मेहरबान रहते हैं मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उसके बावजूद भी ऐसी कार्रवाई होना क्या अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं है कि आखिर इतने बेरहम कैसे हो गए हैं मोदी जी? एक भाई पर इतनी मेहरबानी, दूसरे भाई पर ऐसी बेरहमी क्यों? क्या वजह है इसकी? और ये इसलिए भी सवाल बनता है कि अभी हाल में हमने देखा था कि एसबीआई ने कितनी बढ़िया मेहरबानी की थी एक कितने बड़े डिफॉल्टर के ऊपर। फिर उसके पहले मोदी जी जो है विदेश में जाकर के उनके लिए धंधा भी लेकर के आए, उनको उन्होंने राफेल के अंदर घुसवाया, किसी तरीके से उस डील का हिस्सा बनाया। जिस व्यक्ति के पास ना तो उसका अनुभव था और ना ही कंपनी थी, कंपनी बना ली जाती है, फिर उसके बाद उसको ले जाकर के उस डील का हिस्सा बना दिया जाता है। इतनी मेहरबानी और फिर एकदम से ये सारी चीजें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना पेंच अमेरिका गौतम अडानी साहब पे कस रहा है, गौतम अडानी साहब बौखलाहट में उतना ही पेंच मोदी जी का कस रहे हैं अंबानी की ट्रंप से नजदीकी के चलते। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिएगा, ये इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में टू लिटिल टू लेट। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 17,000 करोड़ रुपए का डाइवर्शन है इसकी अलग अलग कंपनियों से, और उसमें तमाम तरह के आरोप है। और अगर आपको ध्यान हो, पिछले हफ्ते ही जिस तरीके से कोबरा पोस्ट ने एक के बाद एक सारे खुलासे किए थे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अनिल अंबानी के सारे कारनामों को लेकर के, ये ओवर इनवाइसिंग से लेकर के, दुनिया का ऐसा कोई धंधा नहीं है जो आर्थिक अपराध का आरोप इनके ऊपर ना हो। तो उसके बावजूद भी पिछले आप 6-7 साल से देखें, इनकी जांच कब से चल रही है? सीबीआई से 2015-16 से। ईडी भी जांच कर रही है, सब कुछ कर रही है। अगर कोई राजनीतिक विरोधी होता, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन, कोई भी पॉलिटिकल विरोधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम तरह के दूसरे लोग, आपको क्या लगता है 1 मिनट भी बाहर रहता वो? और अब भी तमाम छापों के बावजूद, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, उस सब के बावजूद भी ये क्या किया है इनके साथ? इनके साथ कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। औपचारिकता क्या है? 3,084 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया है प्रोविजनली, यानी कि अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है। अस्थायी तौर पर जब चाहे धीरे से खोल देंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। तो ये एक आईवाश है बेसिकली। अगर कोई और विरोधी होता और उसने इस तरीके के पैसे, 3,000 करोड़ तो अकेले यस बैंक के हैं, तमाम सरकारी बैंकों के पैसे हैं। और उसमें मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से ईडी ने अब ये साफ कर दिया है कागज पे, ब्लैक एंड व्हाइट में, कि इन्होंने जो सारा खेल किया है, किन किन आरोपों को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। इस पर अभी बाद में आएंगे। पहला सवाल यह है कि जो आज की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर क्या क्या हुआ है। बेसिकली उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आज जो उनको अटैच किया गया है प्रोविजनली, अस्थायी तौर पर कुर्क जिसको आप बोलते हैं, उसमें इनका जो मुंबई में पॉली हिल पे रेजिडेंस है उसका, जिसके अंदर हेलीपैड भी और तमाम तरह की आलीशान सुविधाएं हैं, उसको अटैच किया गया है। उसके अलावा रिलायंस सेंटर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जो दिल्ली में, उसको किया गया है। प्रॉपर्टी की गई है नोएडा में, पुणे में, हैदराबाद में। ये सारे का सारा आज की जो कार्रवाई है उसके तहत किया गया है बेसिकली। तो अब आपको देखना ही पड़ेगा कि इस सब के बावजूद भी इतने सालों से अनिल अंबानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनसे सीबीआई ईडी ने पूछताछ क्यों की है। इसलिए मैंने आपको एक बात कही कि ये सारी की सारी आईवाश है। और अब ईडी जो है उसने सारी बातें अनिल अंबानी के खिलाफ है, उसकी बैकड्रॉप में चलिए आप। मामला कब के हैं ये सारे के सारे? 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने अनिल अंबानी पर, उनके रिलायंस ग्रुप पर 3,000 करोड़ रुपए के लोन से सारे मामले की शुरुआत होती है। और शुरुआती जांच में पता चला कि ये जो लोन थे ये कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट कर दिए गए। ये भी सामने आया कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों को भी शायद रिश्वत दी गई। वो रिश्वत वाला कंपोनेंट अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो उसको स्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अरेस्ट करनी पड़ेगी। अरेस्ट कौन करे? क्योंकि आपको तो आईवाश करनी है। तो ये सारे का सारा जो कुछ चल रहा है, ये केवल जो बिहार का चुनाव और उसमें तमाम तरह के जो क्रांतिकारी भाषण सुबह से शाम तक मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो भी नेता है, वो बिहार में जिस तरीके की बातें करते फिर रहे कि राहुल गांधी तेजस्वी, इन्होंने इतने लाख करोड़ का घपला कर दिया। तो 11.5 साल से तो सत्ता में आप हैं श्रीमान, और 20 साल से नीतीश कुमार है वहां। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक? सबको अंदर क्यों नहीं भेजा आपने? तो केवल लफाजी का एजेंडा है। और जो ये अनिल अंबानी के ऊपर भी जो कार्रवाई है, इसको एक महज आईवाश के अलावा कुछ मत मानिएगा। ईडी की जांच में जैसे मैंने कहा क्या क्या सामने आया है। बेसिकली ईडी की जवाब ने इसे, जो सारे का सारा फंड्स डाइवर्जन है,
इसको एक सोचा समझा और सुनियोजित बाकायदा प्लान बताया है, जिसके तहत बैंकों को, शेयर होल्डर्स को, निवेशकों को और जितने भी आपके सार्वजनिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फंड्स और दुनिया भर की चीजें, उनको गलत जानकारियां देकर उनके पैसे हड़पने का आरोप इस्टेब्लिश किया है और कई गड़बड़ियां पकड़ी है। उनमें क्या है कि कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली जो भी मशीन कंपनियां थी, उनको लोन दिया गया। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और उसका एक ही एड्रेस और लोन अलग अलग। लोन से सभी जुड़े जुड़े जरूरी दस्तावेज होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ही ना होना। फर्जी लेन देन से पैसे ट्रांसफर करना, जो फर्जी इनवाइस कहते हैं ना जिसको हम, उसके जरिए वो करना। और पुराने लोन देने के लिए नए लोन ले लेना, जिसको आप लोन एवरग्रीनिंग कहते हैं ना, उसके हिसाब से कि मेरा पिछला लोन मैं कर नहीं पा रहा, आपसे न्यायालय के पिछला उतार दिया, किसी और से लेके आपको उतार दूंगा। ये सारे के सारे मामले लगातार इन पे ईडी ने जांच करके बताया। और सीबीआई इस मामले में पहले भी आपने देखा, सीबीआई के पास 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। और ये यस बैंक ने, जो रिलायंस होम फाइनेंस था, उसका मामला था। और उसके अलावा बाकी जो उनका सीईओ था यस बैंक का, राणा और वो सारी चीजें, उसके साथ भी सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई। उस सब के बावजूद इतने बड़े पैमाने पे, आप सोचिए 17,000 करोड़ का मामला है राम प्रकाश, और उसमें अलग अलग बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है। उसके बावजूद भी 8 साल की जांच के बाद, क्योंकि मामला अनिल अंबानी का है, तो इसलिए कहां तक पहुंची सरकार? केवल और केवल प्रोविजनल अटैचमेंट तक। आज तक उनको गिरफ्तार किया गया हो, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की गई हो। इसलिए मैंने कहा कि ये भी एक आईवाश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर कोई और होता, वो कभी का सलाखों के पीछे जा चुका होता, ये आपको भी पता है अच्छे से। और मोदी जी के उनसे क्या संबंध रहे हैं? फ्रांस में जिस तरीके का आपने जिक्र किया ओपनिंग में ही, कि वो जो राफेल की डील थी, उसमें किस तरीके से उनको दिलाने की कोशिश की, और उन्होंने एक बाद में कंपनी बनाई 2 दिन पहले, और उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स का पूरा कागजों में दिखाने का खेल है सारा। भाई जिसके साथ दरोगा हो, उसको फिर क्या जरूरत है किसी और की? तो प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती है तो सारे काम उन्होंने किए। और उस टाइम ध्यान होगा, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी बताया था ये बात, कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था ये बात। तो इसके बाद तो ओपन एंड शट है, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं। नहीं, लेकिन सर एक चीज ये होती है, कहा यह जाता है भाई, 2 लोग, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वालों का जिक्र होता है, तो उस 2 खरीदने वालों में एक अंबानी परिवार है। तो आखिर अगर अंबानी इस देश चला रहे हैं, तो एक अंबानी पर ऐसी कार्रवाई कितना सामान्य माना जाएगा इसको? इसमें बहुत सारी चीजें होंगी राम प्रकाश जी, क्योंकि अपन बिजनेस रिपोर्टर नहीं है, लेकिन जितनी की बात हम कर पाए, उसमें एक चीज जरूर है, इसमें कहीं ना कहीं धंधे की भी राइवलरी है, इसमें कई तरह के इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं, और सरकार की फेस सेविंग ग्रेस भी जुड़ी हुई है। रह करके नहीं एक मतलब सवाल आता है, बिहार में चुनाव जीतने के लिए अनिल अंबानी की बलि ली जा रही है। बलि नहीं ली जा रही, दिखाया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है। बलि के लिए तो गिरफ्तारी करनी पड़ती ना, गिरफ्तारी करते, जेल में जाते, वो सारी चीजें होती। अरे गिरफ्तारी करने के लिए कोई बहुत बड़े कागजात चाहिए नहीं। ईडी तो सारी बात कही रही कि कोई ऐसा अपराध नहीं है पीएमएल एक्ट के तहत जो इन्होंने ना किया हो। बेसिकली इन्होंने क्या किया है? फंड डाइवर्जन भी किए हैं, एवरग्रीनिंग भी की है, प्रॉपर्टी सारी की सारी इधर से उधर भी की है, फर्जी कंपनियों के सारे भी की है। तो कोई भी चीज, बेसिकली जो ये प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है, इसका ऑर्डर 31 अक्टूबर को हो गया था, उसको अंजाम पहुंचाया गया है धारा 5(1) के तहत पीएमएलए की। तो ये बेसिकली कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कब होती है? कि जब आप सामने वाले को अरेस्ट कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए, सारे मामलों के तार खोलिए, और सारे मामले में चालान को टू कोर्ट कीजिए। 2017 के मामले आज 2025 है, चलता रहेगा, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है। फंड डाइवर्जन का मामला ईडी स्टेब्लिश कर चुकी है, उसके बावजूद भी क्या होगी? केवल एक प्रोविजनल अटैचमेंट। लेकिन हेडिंग में, हेडलाइन में, उसमें ट्रेंड, आज सुबह से और कोई खबर ट्रेंड ही नहीं कर रही। मोदी जी भी घूम रहे हैं बिहार के अंदर, प्रियंका गांधी भी है, अमित शाह भी दहाड़ रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि अनिल अंबानी की अटैचमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी को एक मैसेज देना है कि देखिए मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वित्तीय गड़बड़ियों के खिलाफ है। तो वो जो आई वाश का प्रोजेक्ट है, केवल उसका एक हिस्सा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये एक अस्थायी कुर्की है, कोई रेगुलर वो कोई चीज नहीं है इसके अंदर। जी, ठीक है, हम मानते हैं कि कुर्की अस्थाई है, या ये भी मान लिया जाए कि ये दिखावा है, लेकिन सर इसके लिए भी आखिर इतना, इस खबर को इतना चलने कैसे दिया गया? अंबानी परिवार का होने के बावजूद अनिल अंबानी पर कार्रवाई हो, और फिर उस खबर को इतना प्रचारित प्रसारित कैसे होने दिया गया? मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को दिखा रही है। वही तो मैंने आपको इशारा किया कि जब तक बिजनेस राइवलरी ना हो तो कोई भी इसको कवर ही नहीं करेगा। वन तारा को लेकर के कितनी स्टोरीज आपने की, मैंने की, दुनिया भर की चीजें की, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने की।
भारत के किसी मीडिया समूह में आपने देखा था मेन स्ट्रीम के अंदर, या किसी अखबार में प्रचार पत्र में देखा हो आपने? तो ये, चूंकि भारत का सारा जो मीडिया है 95-99% वो है ही कॉर्पोरेट कंट्रोल, तो जिसमें कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट होगा वो खबर चलेगी, जिसमें कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट होगा नहीं होगा वो नहीं चलेगी। इसमें चूंकि मोदी जी का भी इंटरेस्ट है फॉर द टाइम में, और कॉर्पोरेट की रायबंदी तो आपस की है ही है, इसलिए खबर को बढ़ा चढ़ा के चलाया जा रहा है। अटैच हो गया जैसे बहुत बड़ी चीज होगी। कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि इतनी देरी क्यों हुई इस अटैचमेंट के अंदर और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सवाल तो ये है ना, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, राहुल गांधी को मानहानि केस में डिस्क्वालीफाई किया गया था, आपको ध्यान है कितने दिनों तक ये पमेरियन चैनल बॉम्ब कर रहे थे शाम को प्राइम टाइम में? इस खबर पे कोई चर्चा करेगा? केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल, खबरें चलती रहेंगी और उसके अलावा कोई प्राइम टाइम का शो डिबेट क्यों? जैसे ही अनिल अंबानी पे फंड डाइवर्जन की बात करोगे आप, मनी साइफनिंग की बात करोगे, उसमें सारे उद्योगपतियों पर भी आ जाती है। इसलिए केवल खबर चला के छोड़ दीजिए, चर्चा करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, और लोग समझ जाएंगे तो मोदी जी की आफत बढ़ेगी। खबर चलवाइए, एक ऑप्टिक्स क्रिएट कीजिए कि देखिए मोदी जी ने अंबानी को भी नहीं छोड़ा। अंबानी नाम बड़ा है भाई। इसी मामले में जब मुकेश अंबानी के और उसके बेटे वंतारा का मामला था, किसी मीडिया हाउस में खबर देखी थी आपने? सारे हजम करके बैठ गए थे। अनिल अंबानी चूंकि आज बिग विकेट पे है, उसकी खबर चला देंगे और उसमें भी तमाम कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होंगे, सीधी सी बात। तो हिंदुस्तान के अंदर आज मेरिट की रिपोर्टिंग नहीं, तथ्यों की रिपोर्टिंग नहीं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग है। इसलिए मैं कहता हूं यहां पत्रकारिता नष्ट हो चुकी है बहुत पहले से। सर लेकिन अंबानी साहब का अडानी साहब का जिक्र भी बार बार ऐसे मामलों में आ जाता है। अंबानी साहब और अडानी साहब के बीच राइवलरी की भी एक खबर बार बार चल रही है, बार बार कहा जा रहा है। क्या इसमें कुछ सच्चाई दिखती है? आखिर अडानी साहब अंबानी साहब से दुश्मनी क्यों लेंगे? क्यों वो दोनों एक दूसरे के राइवल बनेंगे और उन सबको फिर ले जाकर के अमेरिका और ट्रंप से जोड़ दिया जाता है? नहीं, राम प्रकाश देखिए, एक चीज देखनी पड़ेगी आपको। मोदी जी के आने से पहले 2014 में केंद्र में मुकेश अंबानी अनडिस्प्यूटेड इस देश के नंबर 1 कॉर्पोरेट के अगुवा थे, और एशिया में भी इनकी बहुत बड़ी पोजीशन थी। और उनकी जो ग्रोथ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 4-5 दशकों से, वो स्टेडिली ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक, जैसे ही मोदी जी आए, उस समय जो मोदी इनका जो था अपने क्या नाम है अडानी का, गौतम अडानी का, जिस दिन मोदी जी ने सत्ता संभाली, $8.5 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन थी। अब अडानी की, गौतम अडानी, आज वो 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। उस अनुपात के अंदर अंबानी का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि पब्लिकली वो एक दूसरे की बात को ना दिखाए, ना काटे उस तरीके से, लेकिन इंटरनल तो कहीं ना कहीं जेलसी होती है ना, कि इसी आदमी को सब कुछ क्यों, सारे पोर्ट इसको क्यों, सारे एयरपोर्ट इसको क्यों, ₹1 एकड़ के हिसाब से जमीन लीज क्यों, लबी लीज पे क्यों, सारे कायदे कानून इसके लिए, सारी नीतियां इसके लिए, नीतियों में जो भी बदलाव करना है वो सारी अडानी के लिए। तो कहीं ना कहीं आप कहिए चाहे मत कहिए, लेकिन जब बिजनेस इंटरेस्ट का क्लैश होता है तो आपके मन में ये बात आएगी। और यही कारण है, आप देखिए, इसको पब्लिकली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप जो भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो साधारण परिस्थितियां हैं? क्या वो व्यवहार, आज फिर बोल दिया उसने, आज सुबह फिर बोला है कि हमने जो है भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मोदी पे प्रेशर डाल के, कर लीजिए आप क्या करेंगे। और मोदी पे प्रेशर क्यों डाल पाते हैं वो? अडानी का केस है, उसके बाद जो एनएसए और तमाम लोगों के जो नाम है उसमें, एक आतंकी की हत्या के उसमें, जो मर्डर के उसमें, तो वो सारे के सारे इश्यूज जो है राम प्रकाश जी, वो, और फिर उसके बाद मुकेश अंबानी की ट्रंप से दोस्ती, इसको भी मत भूलिएगा। ट्रंप की बेटी इवांका का अंबानी के बेटे की शादी में आना, वंतारा में आना, ट्रंप के इनॉग्रेशन में 20 जनवरी को आपने देखा होगा, भारत से कौन था? उद्योगपति केवल मुकेश अंबानी। जैसे ही ट्रंप ने कार्यभार संभाला, माननीय गौतम अडानी जी ने क्या कहा कि हम अमेरिका के अंदर जॉब क्रिएट करेंगे और $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। भारत में तो कर दिए होंगे जॉब क्रिएट उन्होंने, इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। जो हेयर कट के नाम पर कंपनियां खरीद डाली दुनिया भर की, उनके सारे के सारे बॉन्ड्स को बचाने के लिए एलआईसी कूद गई मैदान में, सारे बॉन्ड्स एक कंपनी ने खरीद लिए भारत सरकार की, पब्लिक सेक्टर में। तो इसके बाद आपको कुछ वो लगता है क्या धोखा किस तरीके का? गौतम अडानी कौन है, उनके मोदी से क्या संबंध है? कोई भी कंपनी, किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर, गौतम अडानी टाइप की कंपनी में इतना बड़ा रिस्क लेगी जो एलआईसी ने लिया? और कितना एक्सपोजर है उसकी कंपनी में, लोन का कितना एक्सपोजर है? मैं आपको जो बार बार एक बात कहा करता कि जैसे ही अडानी की इंडाइटमेंट फाइल हुई यूएस के अंदर, तो जो इंटरनेशनल फंडिंग है अडानी की कंपनियों को, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आपने देख लिया,
जब से वो टू कोर्ट हुआ है, साल नहीं हुआ है पूरा, अभी साल होना है, उसके बाद भी जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग थी गौतम अडानी कंपनियों को, वो 10% घट गई। तो मोदी और भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या एलआईसी जैसे उपक्रम कब तक अडानी को बचाएंगे? सवाल तो ये है ना। उनका जो एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, वो कितने बड़े रिस्क पे है। वो पैसा अपने नरेंद्र मोदी का नहीं है, मोदी जी के किसी घर से नहीं लेके आए हुए वो कहीं से भी, वो भारत की जनता के टैक्स का खून पसीने का पैसा है। उसका इतना बड़ा एक्सपोजर एक ऐसी कंपनी के अंदर जो रह रह करके निरंतर विवादों में रहती है, रह रह करके, उसके बावजूद सरकार को कोई परवाह नहीं। और आई वॉश करने के लिए एक उद्योगपति की प्रोविजनल अटैचमेंट कर दी। वही उद्योगपति जो कल तक मोदी जी जिसकी पैरवी किया करते थे विदेशों के अंदर। तो ये साधारण नहीं है। इसको केवल आप इस रूप में देख लीजिए कि मोदी जी वोट मांगते हैं आम आदमी के नाम पर, गरीब आदमी के नाम पर, खुद को गरीब बताकर। आपने कभी मोदी जी को गरीबों वाली वेशभूषा में देखा है कभी? वो राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, उनको युवराज कहते हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट और एक पैंट के अलावा कुछ नहीं शरीर पे होता। और मोदी जी के राजसी ठाट बाट देखे, शहजादा और युवराज कौन हुआ? अगर आम आदमी सवाल को समझे तो मोदी जी जो कहते हैं गरीब माँ का बेटा, और उनकी जीवन शैली आप देखेंगे तो उसमें दिन और रात का अंतर है। और यही मोदी जी की राजनीति का मूल है। दिखेंगे किसी के साथ, नाम लेंगे गरीब का, साफ साफ सरेआम दिखते हैं अडानी के साथ। आप सोचिए कोई सरकार अफोर्ड कर सकती है ये बात कि बिहार विधानसभा जैसा क्रूशियल चुनाव हो और उससे एन पहले गौतम अडानी को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपया पर एकड़ के लिए इस पे दे दी जाए। और उस जमीन की जो एक्विजिशन कॉस्ट है ना राम प्रकाश जी, आपको पता है कितनी? 200 करोड़ रुपए। जो सरकार, बिहार सरकार ने इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए 200 करोड़ रुपए में जमीन एक्वायर की, वो गौतम अडानी को 1 रुपया पर एकड़ के हिसाब से। और आज प्रियंका गांधी ने कही भी ये बात कि मोदी जी को नजर रखिए, मोदी जी क्या क्या उसको दे चुके हैं और क्या क्या और देने वाले। आज सहरसा में थी प्रियंका गांधी, तो उन्होंने ये सारी बातें उठाई कि कोई बिहार का आम लड़का, आम बच्चा, आम गरीब आदमी कोई जमीन लेना चाहे 100 गज, उसको 100 गज जमीन नहीं मिलेगी। अडानी को हजारों एकड़ जमीन मिल गई 1 रुपए की उस पर। इसलिए ये बात स्टेब्लिश होती है कि मोदी जी जो कहते हैं नाम गरीबों का, काम अमीरों का, और काम तो अरबपतियों का, रईसों का, ये उनकी नीति है। इसको कोई स्वीकार करे या ना करे। जी, बिहार में हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हो, इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन खैर एक चीज और है सर, जो हम अडानी साहब की अगर बात करें और छोटे अंबानी साहब की बात करें, सर छोटे अंबानी तो ऑलरेडी डिफॉल्टर हैं, तो उनकी अडानी साहब से क्या ही राइवलरी होगी, और अडानी साहब उनको टारगेट करके क्या हासिल कर लेंगे? अरे राम प्रकाश जी, यही तो खेल है। जो एनसीएलटी आया है उसमें हो क्या रहा है? किसी कंपनी से ये विलफुल डिफॉल्टर कराओ, उसका 100 रुपए की चीज 10 रुपए में, 5 रुपए में दिलवाओ, वो किसको मिलेगी वो चीज? सोच लीजिए, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं। जब एक स्टेज से आगे डिफॉल्ट की अमाउंट चली गई और पूरे देश और दुनिया में आपकी बद पिटी, उसने तो भाई ने बहुत जगह ये भी कह दिया जाके, जो लंदन की कोर्ट के अंदर, कि मैं तो दिवालिया हूं साहब, मेरे पास तो एक कार है। और पाले ही इसके बंगले में जाकर के देखिए, एक से एक दुनिया की बड़ी ब्रांड की लग्जरी कार्स खड़ी हुई है। लेकिन कहने में क्या जाता है? तो यहां भी खेल वही है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को, तमाम उन कंपनियों के नाम को, उन सारी चीजों को औने पौने दामों में खरीदने का आपको क्या लगता है कितनी कंपनियां खरीदी गई है? हेयर कट करके आपका 1000 करोड़ रुपए का लोन था, आपको 50 करोड़ में सेटल कर दिया और फिर उसको मैंने ले लिया। ये रोज का धंधा है। पतंजलि से लेकर के कौन नहीं कर रहा है? याद नहीं आपको कौन सा फूड्स था वो? तमाम चीजें हैं। उसके बावजूद भी किसी को कोई परवाह थोड़ी है। ये एनसीएलटी वाला जो खेल किया है मोदी जी ने, ये तो कमाल ही है ना। इसका सबसे बड़ी जांच करा लीजिए। मुंबई एयरपोर्ट कैसे लिया गया, आपको नहीं पता क्या? कैसे एजेंसियों का प्रयोग किया गया रातों रात, और किन किन कंपनियों पे किया गया? छोड़ दीजिए सारी बात, एनडीटीवी कैसे लिया गया, कहां गए प्रणय राय और उन पे सारे केस जो थे। अब तो कह दिया सीबीआई ने कुछ नहीं मिला हमें। उस दबाव में एनडीटीवी का वो कर लिया। उसको अधिग्रहण नहीं कहते, मैंने उस दिन भी कहा था जब वो घटना हुई थी, उसको गन पॉइंट पे लेना कहते। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है किसी के संरक्षण में, किसी के हित में, वैसे वो गरीबों के मोदी साथ। मोदी जी को ये आइडिया यहीं से आया है क्या, कि बिहार में जाके बता रहे हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख करके और जो है वो सीएम का कैंडिडेट ले लिया, सीएम पद अनाउंस करा लिया, इत्यादि इत्यादि? तो ये आइडिया यहीं से आया है क्या, कि गन पॉइंट पे रखो, कंपनियां लो, और फिर अब बिहार में जाके वो कट्टे की बात बता रहे हैं?
राम प्रकाश जी, ये सब प्रधानमंत्री की भाषा कब से हुई, मेरी तो समझ में नहीं आती। आपको पता है इस देश में कट्टा रखना भी अपराध है, और कट्टे की जानकारी होने के बाद उसकी सूचना पुलिस को देना ना देना वो भी अपराध है। तो अगर वास्तव में इसको सही मायनों में देखें आप, लफाजी एक जगह, अगर किसी ने किसी पे कट्टा लगाया और मोदी जी को पता है तो रिपोर्ट क्यों नहीं करते? सारी तो एजेंसियां उनके पास है, सब कुछ उनके पास। ये वही चीज है, अगर आपको ध्यान हो तो। लोकसभा चुनाव में मोदी जी क्या बोल रहे थे ध्यान है आपको? कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी से ट्रकों में भर के, टेम्पो में भर के, बोरों में नोट लिया है काला धन। प्रधानमंत्री को अगर ये पता है कि उनके पास काला धन था और राहुल गांधी ने लिया है, तो उनकी एजेंसियों को क्या करना चाहिए था? प्रधानमंत्री के भाषण के 5 मिनट के अंदर, खत्म होने के 5 मिनट के अंदर, सारे का सारा दिल्ली में ही है ना। राहुल गांधी क्या रेड करते और बोरे बरामद करते, और अंबानी और अडानी के हेडक्वार्टर्स पे रेड करते। किसी ने रोका था क्या? तो केवल और केवल प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठते हुए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करना, इस तरह की भाषावली यूज करना कट्टे का, और एक बार नहीं, उन्होंने कई सभाओं में इसका जिक्र किया, कट्टा। ये किसी आदमी की मानसिक स्थिति और सोच को दर्शाता है। वो क्या है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री, मैं वो नहीं कहना चाहूंगा। लोग समझ जाए, दर्शक समझ जाएंगे कि मोदी जी जो ये बात कहते हैं कट्टा और ये सारी चीज, वो एक संस्कृति का प्रतीक है। और वो संस्कृति किन की होती है, इसको मुझसे बेहतर सारे दर्शक जानते हैं। लेकिन फिर वो चीजें सर आकर के वहीं खड़ी हो जाती है कि आखिर ये सारी चीजें हो तो इसी देश में रही है ना, लोगों को दिख रही है, और ये 1 दशक से ज्यादा समय इस तरीके के होते हुए दिखाई दे रहा है। खैर, सर हम अंबानी जी पर फिर लौट करके आ जाते हैं, छोटे अंबानी साहब पर। ये कार्रवाई हो गई, चलिए 3,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच हो गई इत्यादि इत्यादि, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे अडानी साहब छोटे अंबानी की कंपनियों को कैसे हासिल कर लेंगे? क्या मोदी जी ये कंपनियां हासिल करने देंगे अडानी साहब को? आखिर अंबानी साहब की भी एक वैल्यू है। वो वैल्यू कभी होती थी, जब अडानी सामने आते तो किसी की कोई वैल्यू नहीं मोदी जी के लिए। आपने सारी पोर्ट्स में देखा, तो सारे इस हिसाब से तो सर आज नहीं तो कल बड़े अंबानी का भी नंबर आ सकता है। वो उनकी पहुंच से बाहर है। उनका जो इंटरनेशनल कनेक्शन है, उनका पूरी की पूरी जो लॉबिंग है। देखिए, इंडिया की इंडस्ट्री केवल इंडिया से ही ऑपरेट नहीं होती, उसमें बहुत तरह के इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं, बहुत तरह के, और बहुत बड़े लेवल की लॉबिंग होती है। अनिल अंबानी चूंकि वीक विकेट के ऊपर है, और गौतम अडानी निश्चित तौर पे उनकी कुछ चीजों को, जैसे उनकी रिलायंस पावर है, एक आध कंपनी और है, वो उस पर निश्चित तौर पर निगाहें जमाए बैठे होंगे। ऐसा तमाम लोग बताते हैं, ग्रेप वाइन इज दिस, कि कुछ न कुछ देर इज मच मोर दैट मीट्स दी आई। इसीलिए अनिल अंबानी पर 2 कारणों से कार्रवाई की जा रही है। एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए, प्रधानमंत्री को निष्पक्ष दिखाने के लिए। दूसरा, बिना नाम लिए किसी के बिजनेस हित साधने के लिए। इसको आप केवल इस रूप में देखिए, उसमें एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिएगा जो भी होगा वो किसी का बहुत करीबी होगा, और वो इतना करीबी होगा जिसके लिए उसने अनिल अंबानी का साथ कुछ समय के लिए छोड़ देने का भी फैसला कर लिया हो। हमेशा के लिए छोड़ देंगे ऐसा नहीं, अगर साथ छोड़ देते तो कभी के गिरफ्तार होकर अंदर जा चुके होते। साथ नहीं छोड़ा है, एक ऑप्टिक्स क्रिएट की है, उतनी सी बात जी, यानी गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल लटकती हुई नहीं दिख रही है, फिलहाल वो इस है। नहीं नहीं, इससे सेफ है अभी। आईवाश, केवल आईवाश है। बिहार का चुनाव है, देखिए अनिल, अपने आप खबर चली जाएगी ना यार, मोदी जी तो बड़े खतरनाक आदमी है। अनिल अंबानी का बताइए, अटैच कर दिया, हु केयर्स, कौन पूछता? अटैच कर दिया, कब कल कब डिटैच हो जाएगा पता लगेगा आपको और मुझे? अटैचमेंट की तो बड़ी बड़ी खबरें चलवाई जाती है, जब डिटैच किया जाता है हु टेल्स यू? ना बड़ी, यही तो है मोदी जी का शासन। मुकेश अंबानी पे इसका कोई असर नहीं होगा? मुकेश अंबानी पर लंबा चौड़ा कुछ नहीं, क्योंकि उनका बिल्कुल फैमिली अलग अलग सेपरेटली वो डिवीजन हो चुका है ना सारी चीजों का। तो मुकेश अंबानी तो इसको अगर यूं है कि भाई के खिलाफ ये हो रहा है, तो वो तमाम चीजों को ऐसे भी ले सकते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं, जो उनका विकास खुद का होना चाहिए था अडानी की तुलना में, वो नहीं हुआ है। और उसी के आपने जिक्र किया कि वो राइवलरी प्रोफेशनल कहीं ना कहीं, वो व्यवहार में नहीं तो मन में जरूर कहीं ना कहीं अटकी रहती है आदमी के, ये तो मान कर चलिए। यानी जल्दी हम छोटे अंबानी साहब की जो कंपनियां हैं उस पर किसी और का अधिकार देख सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चला जाए कि शायद शायद अंबानी ग्रुप का अधिकार उस पर भी हो, वहां भी मुहर अंबानी साहब की लगे जैसे बहुत सारी कंपनियों में लगा। हालांकि कुछ में पतंजलि ने भी कुछ में बाजी मारी थी, रुचि सोया टाइप। तो खैर वो हरकतें जो पहले हो रही थी उसी का शिकार छोटे अंबानी भी हो गए हैं अब। लेकिन लोगों को ये फर्क समझना होगा कि आखिर एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसा बिजनेसमैन
जिसके लिए मोदी जी राफेल जैसी महत्वपूर्ण डील जो सेना से, देश की सेना से जुड़ी हुई, और उसी राफेल की वजह से कितनी बदनामी अभी उठानी पड़ी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, मैं उस पर जिक्र नहीं करता हूं, उस पर हम लोग इस समय बात नहीं कर रहे हैं। कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं, कितने राफेल गिरा दिए गए, क्या कर दिए गए, राफेल की वजह से आपको बैकफुट पर आना पड़ गया, इत्यादि इत्यादि। उसी राफेल डील में एक बैंकरप्ट देश के बिजनेसमैन, एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन को, देश के नहीं, एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन को आपने हिस्सा बनाया, उस डील का हिस्सा बनाया। और खुलेआम तौर पे जहां से डील हुई, उस देश ने यह स्वीकार किया, उस देश के मुखिया ने यह स्वीकार किया कि मोदी जी के कहने पर सारी डील हुई। अब देश के लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें अब इसको तो मुझे नहीं लगता कि फिर इससे ज्यादा कुछ और समझाया जा सकता है। हेमंत सर, ये सारी चीजें देश अगर देखता है या देख रहा है, तो फिर फर्क क्यों नहीं पड़ता है लोगों पर? राम प्रकाश जी, देश कहाँ दिख रहा है? देश को दिखने कौन दे रहा है? केवल उतना पोर्शन दिखाई देता है जितना मोदी जी चाहते हैं, जितना उनके कॉर्पोरेट मित्र चाहते हैं। बड़ी से बड़ी खबरें, बड़ी से बड़ी घटनाएं। आपको पता है कि देश का, हिंदुस्तान से बाहर एक ही वो हवाई अड्डा था वायुसेना का, 2012 से चल रहा था, चुपचाप 2022 में छोड़ करके घर बैठ के आ गए। अब 3 दिन पहले खबर आई है कि वायुसेना वहां से वापस आ गई। वहां हमारे जवान भी थे, हमारे सुखोई तक तैनात थे, और वहां बैठ करके हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कंप्लीट निगरानी कर सकते थे। उसके बावजूद चुपके से वो आगे, और कई चैनलों पे आपने एक लाइन की खबर देखी होगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते। तो इस देश में अब दिखता, रवांडा मीडिया में क्यों कहता हूं बार बार कि जो शासक चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, जितनी देर तक चाहेंगे, उतना दिखे, वो है ना रवांडा मीडिया। तो सरकार के हित, किसी व्यक्ति के हित जब देश से बड़े हो जाएं, सवाल खत्म कर दिए जाएं, जवाबदेही खत्म कर दी जाए, उसी को तो ये कहते हैं जिसको मैं बनाना रिपब्लिक कहता हूं। तो उस दिशा में आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा तो, बिहार जैसे वाइटल चुनाव से पहले उस राज्य के अंदर जहां गरीबी में लोग मर रहे हैं बुरे तरीके से, भुखमरी में, वहां पर 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लीज दे दी जाती है। और जब अमित शाह जी से पूछा गया वहां एक चैनल के कार्यक्रम में कि साहब आपने 20 साल में बिहार का औद्योगिकरण क्यों नहीं किया, तो पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन नहीं है औद्योगिकरण के लिए। अडानी के लिए 1,000 एकड़ से ऊपर जमीन है, 1 रुपया लीज पे, बाकी उद्योगों के लिए नहीं। ये तो गृह मंत्री का ऑन रिकॉर्ड भाषण है, इसमें तो मैं और आप तो क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर बिहार के लोग नहीं समझते हैं, तो उसके तो मैं और आप तो क्या ही कर सकते हैं। मेरा और आपका काम तो उन्हें जगाने का है, उसकी हमारी कोशिश है। तथ्यों के आधार पर कोई जागे या ना जागे, ये उसका विशेषाधिकार है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बिहार की जनता अभी भी फिलहाल उनका अधिकार उनके पास है। अब वो क्या करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, ये 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर।